जो केस हुआ है, अगर मैं उनका डिफेंस पक्ष का वकील होता तो मैं ये बात जरूर सामने रखता कोर्ट में कि उन पर जो एफआईआर हुआ है वो सारे फॉल्स फैब्रिकेटेड एंड कॉन्कोर्टेड जो है वो केसेस हैं। अब सारे के सारे फॉल्स। बिल्कुल। आशाराम की तरह वो रेप केस में नहीं न गए। आशाराम के पास भी बहुत समर्थन था, लेकिन वो रेप केस में गए थे, तो रेप केस में नहीं न गए। जिस तरह से उनको नीचे बैठा करके फोटो आ रहा है, नीचे बैठाया है यू वालों ने, मतलब आप एक कुर्सी नहीं दे सकते थे एक सम्मानित जो आदमी एक इंजीनियर है। केस का जो नेचर है और जो उनके पास एविडेंस है वो सीधे दिख रहा है, डिजिटल एविडेंस सारा दिख रहा है कि हम मनीष कश्यप निर्दोष हैं। तो वो मतलब निकलेंगे बेचारे, मतलब निकलेंगे निर्दोष होकर के, दोष मुक्त होकर के, बाइज्जत बरी होंगे, लेकिन इस दौरान बहुत ज्यादा उनका हरास कर दिया गया। तो इनकी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट 55 लाख के गाड़ी से चलने वाले नेताओं का वो अकाउंट नहीं जांच करती है। अब 45 लाख रुपए मिल गया मनीष कश्यप के खाते में तो करिए कि पकड़ा गया। यार जो लोग विरोधी हो मनीष कश्यप के वो जान लो मनीष कश्यप की कमाई और उनके पॉपुलैरिटी का अंदाजा तुमको नहीं मिलेगा। हम बिहारी हैं, हमको सम्मान दो, हमको अपमानित मत करो। और इकलौता मनीष कश्यप ने इस बात को कहा है। इस बात के लिए जितनी लड़ाई मनीष कश्यप ने लड़ा उतना बिहार के इतिहास में किसी नेता ने नहीं लड़ा। पत्रकार की तो बात छोड़ दी। मनीष कश्यप खुद को पुलिस के सामने सरेंडर करके जेल तो चले गए, लेकिन वो जेल से बाहर कब निकलेंगे इस बात पे पूरी देश जो है चर्चा करने में लग गई है। ठीक इसी बात की जानकारी लेने के लिए अभी हमारे साथ हम सभी पत्रकारों के वकील पंकज भैया हैं। ये अभी कोर्ट से बाहर निकल करके आए हैं, तो हम सोचे कि इनसे जानते हैं कि आखिर मनीष भाई जेल तो गए लेकिन बेल पे बाहर कब आएंगे, इस पे चर्चा करने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है पंकज भैया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष कश्यप का जेल जाना हम लोगों के लिए उतना चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि ये चंपारण है, और चंपारण इतिहास अपने आप को दोहराता है। हम लोग शताब्दी वर्ष मनाए हैं कुछ दिन पहले, 4-5 साल हुए। 105 वर्ष चंपारण के सत्याग्रह, शताब्दी सत्याग्रह के 105 वर्ष चंपारण सत्याग्रह के पूरे हो चुके हैं। तो मनीष कश्यप जेल गए हैं। आज मुझे सूचना मिली है और मैं कोर्ट में था और अभी मैं घर आया, तब तक आपसे बात भी हो रही है। मनीष कश्यप जो जेल गए हैं वो किन किन सेक्शंस में गए हैं, सबसे पहले हम उस पर चर्चा करें। बिल्कुल, देखिए पूरा उनके जितने भी फैन फॉलोअर्स हैं सब लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर उनके ऊपर कितने एफआईआर दर्ज हुए हैं, कौन सा धारा सबसे गंभीर है, किस धारा में उनको कब बेल मिलेगा, जेल से कितने दिनों के बाहर निकलेंगे। ये बेहद चर्चा का विषय, सब लोग इस बात को जानना चाहते हैं। तो आप शुरू करिए वहां से कि उनके ऊपर कौन कौन सा धारा लगा है और किसमें कब बेल मिल सकता है और कितने दिन की सजा उनको हो सकती है। देखिए तो अब देखिए, जब आप सेक्शंस की बात करिएगा और तब उस केस के नेचर की बात करिएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मनीष कश्यप कितने दोषी हैं और कितने निर्दोष हैं। जाहिर सी बात है कि मनीष कश्यप पर जो केस हुआ है, अगर मैं उनका डिफेंस पक्ष का वकील होता तो मैं ये बात जरूर सामने रखता कोर्ट में कि उन पर जो एफआईआर हुआ है वो सारे फॉल्स फैब्रिकेटेड एंड कॉन्कोर्टेड जो है वो केसेस हैं। अब सारे के सारे फॉल्स। बिल्कुल, क्योंकि जो आ रहा है, जैसे ये सेक्शन 153 आ रहा है, तो सेक्शन 153 जो है वो होता है प्रोवोकेशन विद फॉर प्रोवोकेशन विद इंटेंशन टू कॉज राइट्स। मतलब कि आप दंगा भड़काने के लिए किसी को प्रोवोक कर रहे हैं, ये धारा जो है वो 153 दंगा भड़काने के लिए किसी को उकसाना। हाँ, उकसाना। मैं आपको कह रहा हूँ कि जाओ जाकर के हिंदू को मार दो, मुसलमान को मार दो, तमिलनाडुअंस को मार दो, केरलियंस को मार दो, बिहारियों को मार दो, ये दफा। तो पूरे वीडियोस जितने आए हैं मनीष कश्यप के, उसमें आप बताइए कि मनीष कश्यप कहाँ पे प्रोवोक कर रहे हैं, ये मुझे कोई बता दे कि कहाँ पे उन्होंने कहा कि बिहारी लोग जाके तमिलनाडुओं को मार दे, काट दे या कुछ भी कर दे। अरे तमिलनाडु इस देश का अभिन्न भारत का एक हिस्सा है और भारत में भारतीय संविधान में विश्वास करने वाले मनीष कश्यप ने कभी भी बस ये कहा है कि हम बिहारी हैं, हमको सम्मान दो, हमको अपमानित मत करो। और इकलौता मनीष कश्यप ने इस बात को कहा है। इस बात के लिए जितनी लड़ाई मनीष कश्यप ने लड़ा उतना बिहार के इतिहास में किसी नेता ने नहीं लड़ा। पत्रकार की तो बात छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि मनीष कश्यप जो हैं वो डिजिटल क्रांति के एक योद्धा है, एक प्रणेता है। जैसे देश में हुआ था ना, हरित क्रांति हुई थी, श्वेत क्रांति, रजत क्रांति, ये सारी जो क्रांतियां हुई थी, तो जब पूछा जाता है ना कि जीके में होता है कि हाँ हरित क्रांति के जनक कौन थे, प्रणेता कौन थे, पायनियर कौन थे, उसी तरह आने वाले दिनों में इतिहास में पढ़ा जाएगा
कि डिजिटल क्रांति के प्रणेता कौन थे। जब फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि आए थे, ट्विटर इत्यादि आए थे, इंस्टाग्राम इत्यादि आए थे, तो हम लोगों को बस यही लगता था कि गोरा गोरा चेहरा बना करके लेयर चढ़ा करके और पोस्ट करने के लिए होता है। मनीष कश्यप ने पूरे देश को सिखाया कि ये सारे प्लेटफॉर्म जनता की आवाज उठाने के लिए होता है, सड़क टूटे वो दिखाने के लिए होता है, नाला गलत बने वो दिखाने के लिए होता है, बिजली का खंभा सड़क में हो इसके लिए होता है, बिजली का तार जो है वो कभी भी टूट करके गिर जाए और केवल बिल के लिए अफसर आपके पास आए और बिल वसूलने वाले आ जाए, आप पर FIR कर दें, बिजली विभाग की रंगदारी हो जाए, सड़क में जो भ्रष्ट इंजीनियर जो पैसा लेकर के कैसा भी सड़क पास कर देते हैं, और इसके अलावा मजदूरों का दर्द, बेरोजगारी, वो टाइम पे सेशन चले यूनिवर्सिटीज का, बहुत सारे मुद्दों को लेकर के डिजिटल क्रांति के रूप में उतारने वाले मनीष कश्यप हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी क्रांति जो करने वाला क्रांतिवीर होता है उसको फंसाया जाता है। इतिहास उठा के आप देख लीजिए, बड़े बड़े इतिहासकारों से बात कर लीजिएगा। मैं कोई इतिहासकार नहीं हूं, मैं एक वकील सह पत्रकार हूं, और जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में आप किसी से पूछ लीजिएगा। उसके बाद उन पर 153 बी भी सेक्शन है जो होता है ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजियस और वर्शिपिंग गैदरिंग एटसेट्रा। मतलब कि जैसे पूजा पाठ कहीं हो रहा है, कहीं धार्मिक कार्य हो रहा है, उसके अगेंस्ट में आप कुछ कर रहे हैं, या कोई एक सेक्शन जो है वर्ग है उसके अगेंस्ट में आप कुछ कर रहे हैं, वो है। तो हमको कोई भी आदमी बता दे कि मनीष कश्यप ने कब किसी धर्म के भावना को ठेस पहुंचाया है। अगर मान लीजिए कि एसके पंकज अपराधी है, तो एसके पंकज कहने से अगर कोई अर्थ ये लगाए कि ये हिंदू का नाम है इसलिए, या मेरा नाम अगर किसी का नाम जो है वो मोहम्मद इकबाल हो तो कहे कि मुस्लिम नाम है, तो उसके सोचने का तरीका हो सकता है, और वो भी सेक्शन तब इम्प्लाई होगा जब उसका कोई असर पड़ जाए। मान लीजिए मैंने कहा कि संजीत कुशवाहा इकलौते अच्छे पत्रकार हैं, तो अब इससे आहत होकर के कोई आदमी अगर आत्महत्या कर ले, किसी को मार दे कि भाई कुशवाहा ही क्यों, दूसरा क्यों नहीं राम, क्यों नहीं सिंह, क्यों नहीं मिश्रा, क्यों नहीं हजरा, क्यों नहीं पासवान, तो अब ये सेक्शन लगाया जाता है। तो हमको बता दे कि मनीष कश्यप के किसी भी वीडियो से कौन तमिलनाडु को ठेस पहुंचा है, मैंने तमिलनाडु के किस नागरिक को ठेस पहुंचा है, बिहार के किस नागरिक को ठेस पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। ये धारा भी फॉल्स लगाया, देखते चलिए मैंने किस तरह से धाराएं लगाई है। उसके बाद 505 है, नॉन अवेलेबल होता है। ये होता है कि किसी व्यक्ति के मतलब नफरत फैलाने का, हेट्रेड स्पीच के लिए ये धारा लगता है। मतलब आप नफरत फैला रहे हैं या किसी ऐसा रिपोर्ट आप प्रकाशित कर रहे हैं, बोल रहे हैं, छाप रहे हैं या दिखा रहे हैं जिससे दो वर्गों में नफरत होता हो, दो लोगों में नफरत होता हो। तो कौन सी मनीष कश्यप के बाद से तमिलनाडु के लोगों को नफरत हो गई है? तमिलनाडु के लोगों को नफरत हमारे बिहारी होने से, मनीष कश्यप की भाषा से नहीं है, मनीष कश्यप की बात से नहीं है। तो ये देखिए कितना सही मतलब लगाया गया। आज से मतलब जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो इसी चंपारण की धरती से एक मुनीष पत्रकार हुए थे, और 100 वर्ष बाद, 150 वर्ष बाद, एग्जैक्ट डेट मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, कुछ वर्षों बाद, कुछ 100 वर्षों बाद आज मनीष पत्रकार आ गया। पहले कौन थे? मुनीष पत्रकार। आज कौन है? मनीष पत्रकार। तो ये अगर कोई आदमी धर्म में विश्वास करता होगा, अगर रीइंकार्नेशन में विश्वास करता होगा, पुनर्जन्म में विश्वास करता होगा, तो मुझे तो लगता है कि पीर मोहम्मद मुनीष ही मनीष कश्यप नाम लेकर के अवतरित हुए बस। और पीर मोहम्मद मुनीष का कोई आदमी डॉक्यूमेंट्री जो है वो चेहरा देख लीजिएगा, मनीष कश्यप से मिलता है कि नहीं। कानून इस बात को नहीं मानता है, लेकिन मैं भारत का नागरिक हूं, मुझे मेरे धर्म के अनुसार कुछ भी बोलने की आजादी है। उस आजादी के तहत मैं बोल रहा हूं कि मुनीष का ही पुनर्जन्म, फिर से अवतार मनीष रूप में हुआ है। और वो मुनीष पत्रकार थे जिनसे वो सत्ता डरती थी, जिस सत्ता के बारे में कहा जाता है कि उनके राज में कभी सूरज अस्त नहीं होता था। और आज देखिए ये सत्ता मनीष के खिलाफ भिड़ी हुई है। बिल्कुल वो सत्ता जो मजदूरों को गुलाम बना रही है, गिरमिटिया प्रथा की तरफ फिर से भेज रही है। तो एक ये बात मैं बता दूं। दूसरा देखिए, बड़ी शातिराना ढंग से, आपके सारे सवालों का मैं स्वागत करूंगा, मेरी बात कंप्लीट हो जाए। शातिराना ढंग से पत्रकारों को 3-4 ग्रुप में बांट दिया गया, जैसे जनता को ये लोग ग्रुप में बांट देते हैं। जब आप पूछिएगा कि मोदी जी 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, तो मोदी जी कहेंगे कि हमने हिंदू का मंदिर बना दिया, बिल्कुल मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया, मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करवा दिया, मैंने जो है वो मुसलमानों का मनोबल डाउन कर दिया, जो आतंकी मुसलमान थे ये लोग कहते हैं।
तो भाई हम आपसे रोजगार मांग रहे हैं, आप हमको हिंदू मुसलमान सिखा रहे हैं। ठीक वही चीज हो गया कि जब तेजस्वी यादव से पूछा रहा है कि भाई 10 लाख नौकरी का क्या हुआ, तो ये कहते हैं कि हाँ ये फॉरवर्ड लोगों ने बैकवर्ड पर बड़ी अत्याचार किया। मतलब जातिवाद फैला रहे हैं ये लोग, वो संप्रदायवाद फैलाते हैं, ये जातिवाद फैला रहे हैं। तो ये जो जिस तरह से जनता को ये लोग मतलब बांट चुके हैं, और जनता कभी एक नहीं होती है, जिसके कारण इस बिहार का दुर्भाग्य है कि या तो 9th फेल हमको डिप्टी सीएम मिलेगा, या फिर मोदी जी के नाम पे उनके अयोग्य सांसद और विधायक मिलेंगे। तो इनकी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट 55 लाख के गाड़ी से चलने वाले नेताओं का वो अकाउंट नहीं जांच करती है। अब 45 लाख रुपए मिल गया मनीष कश्यप के खाते में, तो करिए कि पकड़ा गया। यार जो लोग विरोधी हो मनीष कश्यप के, वो जान लो मनीष कश्यप की कमाई और उनके पॉपुलैरिटी का अंदाजा तुमको नहीं मिलेगा। अगर दूसरा कोई उतना कमाई या पॉपुलैरिटी कर रहा होता तो बाउंसर्स लेके चलता, लेकिन वो आदमी बाउंसरों का पैसा स्कूल के जो है कंप्यूटर बांटने में देता है, वो आदमी बाउंसरों का पैसा गरीबों की मदद करने में देता है। तो आप अब उसको अंडर एस्टिमेट कर लेंगे, 45 लाख बड़ी रकम हो गई। 45 लाख रुपया तो आप ढंग से जांच करके देखिए ना, 40,000 रुपया महीना कमाने वाले क्लर्क के खाते में मिल जाएगा, उतना का जो है उसके पत्नी के खाते में मिल जाएगा, उसका बाल बच्चों का और ससुराल का खंगाल दिया जाए, सार ससुराल का तो बहुत कुछ मिल जाएगा। तो नेता भ्रष्ट पर इनका जो है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट काम नहीं करेगा, इंजीनियर भ्रष्ट है नहीं करेगा, ठेकेदार भ्रष्ट है नहीं करेगा, गुंडे माफियाओं पर नहीं करेगा, गुंडे माफिया चुनाव लड़ करके चुनाव जीत रहे हैं इस पर नहीं करेगा, किसी एक नेता पर नहीं करेगा। लेकिन बहादुर बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट की टीम ने बड़े ही बहादुरी से अपने सामने एक बेहद ही कमजोर पत्रकार को पकड़ करके अपनी बहादुरी साबित कर दिया। मतलब एक 25 साल का नौजवान व्यक्ति एक खरगोश को पटक करके अपनी बहादुरी दिखा रहा है दूसरा को। हिम्मत है तो नेता रूपी हाथियों के पास जाइए, हिम्मत है तो आप गुंडा माफियाओं के पास जाइए, वहां आप नहीं जाइएगा। एक मामूली पत्रकार मिल गया जिस बेचारे को मतलब कुछ नहीं, खपड़ा का घर है। आसाराम की तरह वो रेप केस में नहीं न गए, आसाराम के पास भी बहुत समर्थन था, लेकिन वो रेप केस में गए थे। तो रेप केस में नहीं न गए। जिस तरह से उनको नीचे बैठा करके फोटो आ रहा है, नीचे बैठाया है यू वालों ने। मतलब आप एक कुर्सी नहीं दे सकते थे एक सम्मानित, जो आदमी एक इंजीनियर है, आपके एसपी साहब के बराबर पढ़ाई वो आदमी किया है, आपके एसपी साहब से ज्यादा लोग उसको जानते हैं, उसको पूछते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप उसको नीचे बैठाए हुए। तो बड़ा दुख हुआ मुझे देख करके। और अब जो मैं प्रोसेस देख रहा हूँ उससे भी बहुत दुखी इसलिए हूँ कि अभी इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट वाले रिमांड पर लेंगे उनको। फिर तमिलनाडु की पुलिस आ गई है, तमिलनाडु की पुलिस भी रिमांड पर लेगी। और तब अगर बिहार